Hello students, I am Shamuel Faruqi from MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon, Class FY BCom, Subject Insurance and Transport First, Chapter Introduction to Insurance। आज इस सेशन में हमको डिस्कस करना है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हम शुरू करेंगे। लास्ट जो लेक्चर था हमारा, हमने उसमें देखा कि मीनिंग वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक और ये पार्ट हमने वहाँ पर क्लियर किया। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस शॉर्ट में बता दूं कि इंश्योरेंस इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़, दो पार्टियों के दरमियान लीगल एग्रीमेंट होता है और ये दो पार्टियाँ इंश्योर्ड रहेगी, यानी हम और इंश्योरेंस company यानी insurer, the individual named insured and the insurance company called insurer. In this agreement the insurer promised to help with the loss of the insured on the happening contingency, है ना। देखो यहाँ पर इस एग्रीमेंट में क्या होएगा, इंश्योरर प्रॉमिस करेगा हमारी मदद करने का, वो कंपेंसेशन मुआवजा हमको देगा अगर हमको यहाँ पर लॉस सफ़र होता है किसी भी कंटिजेंसी या अनसर्टेनिटी की वजह से। द इंश्योर्ड ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इंश्योर्ड जो है, पेज अ प्रीमियम इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस मेड बाय द इंश्योरर, जो इंश्योरर से जो प्रॉमिस किया है अब उसके अगेंस्ट में वहाँ पर हमको क्या करना रहेगा, इंश्योर्ड को प्रीमियम जो है वो पे करना रहेगा। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिटवीन एन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल। तो ये आपस में जो इनका कॉन्ट्रैक्ट और लीगल एग्रीमेंट है कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पर यहाँ पर डिपेंड है, तो अब उन प्रिंसिपल को हमको देखना रहेगा। सबसे पहला प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है। जैसे कि नाम में ही बता रहे हैं कि गुड फेथ, आपस में भरोसा चाहिए, है ना, आपस में एक दूसरे पर यकीन चाहिए। तो यहाँ पर द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज दैट बोथ द पार्टीज इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट शुड एक्ट इन गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर, है ना। यहाँ पर एक दूसरे को धोखा नहीं देना है, यहाँ पर एक दूसरे को भरोसा देना है, इस तरीके का प्रिंसिपल है। तो इसमें देखो क्या बता रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल इज दैट बोथ द पार्टीज इंश्योरेंस इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट शुड एक्ट इन गुड फेथ। दोनों पार्टियां इंश्योर्ड और इंश्योरर आपस में गुड फेथ के जरिए जो है वहाँ पर वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें, है ना, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे को। दे मस्ट प्रोवाइड क्लियर एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन, आपस में उनको जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो क्लियर करें, कोई भी चीज़ छुपा कर नहीं रखें, झूठ नहीं बोलें, है ना। जो भी चीज़ें, जो भी उनके मन में जो ख्यालात हैं वहाँ पर वो क्लियर कर दें, और इन्फॉर्मेशन अगर वो एक दूसरे को दें तो कंसाइज दें, सही इन्फॉर्मेशन दें रिलेटेड टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो आप उनका एग्रीमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड, जो भी टर्म एंड कंडीशन उससे रिलेटेड, है ना। ना ही कोई बात इंश्योर्ड छुपाए जो भी उसके मन में चल रहे हैं, और ना कोई बात इंश्योरर छुपाए जो इंश्योरेंस कंपनी है इनकी, वो। द इंश्योर्ड शुड प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, है ना। इंश्योर्ड प्रोवाइड करे ऑल जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके पास, जिसे वो फायर इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उससे रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस अगर करा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस अगर करा रहे हैं तो उससे हेल्थ से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ बराबर इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करे। एंड द इंश्योरर मस्ट गिव प्रिसाइज डिटेल रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरी तरफ अब इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरर जो है, अब उसको भी क्या करना है, मस्ट गिव प्रिसाइज डिटेल रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रिसाइज डिटेल वहाँ पर उसको देना रहेगा। एग्जाम्पल देखो उसकी, अनिल टू का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस ही वॉज अ स्मोकर, है ना। अनिल जो है इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है उसने, और जब वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा था तो वो एक स्मोकर था एंड फेल्ड टू डिस्क्लोज द फैक्ट, और उसने इस फैक्ट को क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया कि वो स्मोकिंग करता है। लेटर ही गॉट कैंसर, बाद में उसको कैंसर हुआ। इन सच अ सिचुएशन, अब ऐसी सिचुएशन में द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट लाइबल टू बियर द फाइनेंशियल बर्डन एज अनिल कंकील्ड इम्पॉर्टेंट फैक्ट, है ना। देखो यहाँ पर क्या बोले, क्या अब ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसका फाइनेंशियल बर्डन नहीं छुपाएगी, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि अनिल जब इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा था उस वक्त भी वो स्मोकिंग करता था, लेकिन इस बात को उसने छुपाया था और आज जाकर अब उसको कैंसर हुए। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमको आपस में कुछ भी चीज़ें नहीं छुपाना है, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है एक दूसरे को, तो चीज़ें यहाँ पर दिक्कत देगी, है ना। तो इसकी एग्जांपल थी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स नियरेस्ट कॉज, है ना, इसको कॉजा प्रॉक्सिमा भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो रहेगा, ये प्रिंसिपल जो है नियरेस्ट कॉज से रिलेटेड है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, है ना। इस प्रिंसिपल को कॉजा प्रॉक्सिमा भी कहा जाएगा, और द नियरेस्ट कॉज, और जो भी नियरेस्ट कॉज, जैसे अभी यहाँ पर अगर लॉस सफ़र हो रहा है तो उसका नियरेस्ट कॉज क्या है, अनसर्टेनिटी अगर कुछ हो जा रही है तो उसका करीब से करीब जो कॉज है वो देखा जाएगा, है ना। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज, ये प्रिंसिपल कब अप्लाई होगा, व्हेन द लॉस इज द रिजल्ट ऑफ टू और मोर कॉज, है ना। जैसे लॉस अगर कुछ होता है, आग भी लग गई और उसके साथ और कुछ भी हो गया, है ना, तो वहाँ पर फिर जो नियरेस्ट कॉज है वो देखा जाएगा। द इंश्योरेंस कंपनी विल फाइंड द नियरेस्ट कॉज ऑफ द लॉस ऑफ
टू द प्रॉपर्टी। और इंश्योरेंस कंपनी अब आएगी और क्या करेगी, जो नियरेस्ट कॉज है, जो करीब करीब क्या कॉज है, वो यहाँ पर उसको ढूंढेंगे। अभी एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ें होएगी अनसर्टनिटी, उसके पीछे एक से ज़्यादा कॉज रहने वाले हैं। जैसे अगर मैंने बताया कि आपने फायर इंश्योरेंस कराया है तो आग भी लग जाए, साथ में फिर क्या हो जाए, किसी वजह से, हाँ, आपका जो हाउस है उस और भी जो दूसरे जो कॉज है वो वहाँ पर ऑकर हो जाए, है ना। तो इन अभी देखो एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा वो। इन द प्रॉक्सिमेट कॉज इज द वन इन विच द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, है ना, देन द कंपनी मस्ट पे कंपेंसेशन, है ना। देखो क्या बोल रहा है कि इफ द प्रॉक्सिमेट कॉज इज द वन इन विच प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, है ना, तो फिर अगर वहाँ पर इंश्योर्ड किया हुआ है तुमने प्रॉपर्टी, देन द कंपनी पे कंपेंसेशन, और वो चीज़ पता चल जाएगा हाँ ये नियरेस्ट कॉज यही है, तो फिर आपको वहाँ पर उसका कंपेंसेशन मिलने वाला है। इफ़ इट इज़ नॉट अ कॉज द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड अगेंस्ट, देन नो पेमेंट विल बी मेड बाय द इंश्योरेंस। और फिर क्या बोल रहा है आगे कि इफ़ इट इज़ नॉट अ कॉज, और लेकिन अगर वहाँ पे वो कॉज नहीं रहे, जो करीब करीब कॉज अगर हम देख रहे हैं, प्रॉक्सिमेट या नियरेस्ट कॉज देख रहे हैं, और अगर आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है उससे रिलेटेड, और वो कॉज अगर नहीं समझ में आए, या उस उससे रिलेटेड वहाँ पर आपने पॉलिसी ली हुई है और वो कॉज अगर नहीं निकला, तो फिर आपको वहाँ पर कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, देन नो पेमेंट विल बी मेड बाय द इंश्योरेंस। तो फिर वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आपकी हेल्प नहीं करेगी। देखो उसकी एग्जांपल आसानी समझ में आएगा। अ मैन गोस टू लेट नाइट सिनेमा, है ना, एक शख्स है वो लेट नाइट सिनेमा गया, एंड वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम द शो ही इज अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वेंडल। और जब वो घर वापस लौट रहा था सिनेमा देखकर, तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ वेंडल्स, है ना, गुंडों ने क्या किया, उस पर हमला कर दिया, स्टैब्ड एंड किल्ड, है ना, उस पर वार किया और उसको मार दिया। अब देखो द प्रोक्सीमेट कॉज ऑफ हिज डेथ, अब उसकी डेथ का अगर प्रोक्सीमेट कॉज देखें, नियरेस्ट कॉज देखें, तो इज स्टैबिंग, है ना, स्टैबिंग है, एंड सर्टेनली नॉट गोइंग टू द सिनेमा, ना के नॉट गोइंग टू सिनेमा, सिनेमा जाना उसके पीछे कॉज नहीं है, मेन जो कॉज है वो है स्टैबिंग। ऑल्दो इट मे बी रॉन्गली अर्ग्यूड, है ना, तो वो बता रहे क्या, हाँ आप रॉन्गली अर्ग्यूड वहाँ पर कर सकते हो, as he not had gone to cinema he would not have meet the Wendels and got killed in this way, है ना, ये सब आर्ग्यूमेंट वहाँ कर सकते हो, लेकिन जो नियरेस्ट रीज़न, नियरेस्ट जो कॉज रहेगा वो क्या रहेगा, उस पर वार किया गया और उसको मार दिया गया। यार गोइंग टू सिनेमा मे बी अ सिंपली अ रिमोट कॉज। देखो अब क्या बोल रहे हैं कि आपको समझ में आ गया कि सिनेमा अगर वो गया था तो वो रिमोट कॉज था, ये अलग कॉज था, दूर का था, वो दूर का कॉज था, लेकिन नियरेस्ट कॉज वो क्या था, उस पर जो हमला किया गया विदाउट प्रॉक्सिमिटी कॉजिंग इज डेथ, है ना। वही चीज़ आपको यहाँ पर समझाया है कि जो मेन कॉज था वो उस पर हमला जो किया गया वो था। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल इसी जो प्रिंसिपल से रिलेटेड यहाँ पर तुमको समझा रहे हैं, कॉजा प्रॉक्सिमा से रिलेटेड। ड्यू टू फायर, आग की वजह से, अ वॉल ऑफ अ बिल्डिंग वॉज डैमेज, है ना, एक जो बिल्डिंग की वॉल थी वो डैमेज हो गई, एंड द म्यूनसिपल अथॉरिटी ऑर्डर्ड इट टू बी डिमोलिश्ड, और म्यूनसिपल अथॉरिटी ने क्या बोला कि अब इस वॉल को डिमोलिश कर दो, है ना। वाइल डिमोलिशन, जब डिमोलिश किया जा रहा था, जब उसको गिराया जा रहा था वॉल को, द एडजॉइनिंग बिल्डिंग वॉज डैमेज, तो उससे लग कर जो बिल्डिंग थी वो डैमेज हो गई, है ना। द ओनर ऑफ द एडजॉइनिंग बिल्डिंग क्लेम द लॉस अंडर द फायर पॉलिसी, है ना। अब जो बाजू की जो बिल्डिंग थी, जो लग कर जो हमारा हमसाया था उसकी जो बिल्डिंग थी वो डैमेज हो गई, है ना, और उसने क्या किया, अंडर फायर पॉलिसी जो है वहाँ पर क्लेम किया, है ना। द कोर्ट हेल्ड दैट फायर इज़ द नियरेस्ट कोर्स, है ना, तो कॉज, है ना, यहाँ पर क्या बताया कि कोर्ट ने क्या किया कि फायर को जो है वो नियरेस्ट कॉज बताया, क्योंकि आग लगी और आग लगने की वजह से ही हुए, तो नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस टू द एडजॉइनिंग बिल्डिंग एंड द क्लेम इज पेबल एज द फॉलिंग ऑफ द वॉल, और वो वॉल गिरने पर उसने जो क्लेम किया था उसका क्लेम पास हो गया, क्योंकि नियरेस्ट कॉज आग लगना था, है ना। तो वॉल इज एन इनवेटेबल रिजल्ट ऑफ द फायर, और ये होना ही था, है ना, तो ये हिसाब से वहाँ पर उसका जो है फायर के उसमें क्लेम पास हो गया फायर पॉलिसी में। अब देखो इन द सेम एग्जाम्पल, अगर यही जो ऊपर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, द वॉल ऑफ द बिल्डिंग डैमेज ड्यू टू फायर, है ना, अगर जो वॉल जैसे अभी देखा हमने डैमेज हुई फायर की वजह से, फेल डाउन, और अब वो क्या हो गई, गिर गई, ड्यू टू स्टॉर्म, है ना, यहाँ पे म्यूनसिपल अथॉरिटी ने कुछ नहीं बोला, आग लगी, डैमेज हुई, और उसके बाद स्टॉर्म आया, तूफान आया और उसकी वजह से गिर गई, बिफोर इट कुड बी रिपेयर्ड एंड डैमेज, है ना, रिपेयर करने से पहले ही अगर ऐसा हो गया, एंड डैमेज्ड एंड एडजॉइनिंग बिल्डिंग, और फिर क्या हुआ, एडजॉइनिंग बिल्डिंग जो हमारे से जुड़ी हुई जो बिल्डिंग थी वो भी क्या हो गई, वहाँ पर
डैमेज हो गई। द ओनर ऑफ द एडजॉइनिंग बिल्डिंग, अब हमारे जो हमसे जो लग कर जो ओनर है, हाँ, हमारे बाजू में जो बिल्डिंग है, अब अगर उसका मालक वहाँ पर क्लेम करेगा अंडर फायर पॉलिसी, है ना, बिल्डिंग क्लेम्ड द लॉस अंडर द फायर पॉलिसी, इन दिस केस द फायर वॉज अ रिमोट कॉज। अब यहाँ पर क्या है, फायर जो है वो रिमोट कॉज है ना, वो अलग कॉज है, वो दूर का कॉज है ना, मेन कॉज नहीं है, मेन कॉज नहीं है। एंड द स्टॉर्म वॉज प्रॉक्सिमेट कॉज, और यहाँ पर स्टॉर्म जो तूफान आया है वो मेन कॉज है, वो प्रॉक्सिमेट कॉज है। हेंस द क्लेम इज नॉट पेबल अंडर द फायर, और अगर आप वो क्लेम करेगा अंडर फायर पॉलिसी तो उसको वहाँ पर क्लेम पास नहीं होगा। नेक्स्ट हमको देखना रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, है ना। देखो यहाँ पर जैसा को नाम से ही बता रहे हैं कि आपस में इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट वहाँ पर चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे इंश्योरेंस ले रखा है और इंटरेस्ट ही नहीं है आपस में, तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ पर रहना चाहिए। तब उसमें तुमको बता रहे हैं कि दिस प्रिंसिपल सेज दैट इंश्योर इंडिविजुअल जो इंश्योर्ड रहेगा मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, है ना। दिस प्रिंसिपल से, ये प्रिंसिपल तुमको क्या बता रहे हैं कि द इंडिविजुअल जो इंश्योर्ड रहेगा मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। वो जो भी इंश्योरेंस, वो चाहे लाइफ इंश्योरेंस ले, चाहे फायर इंश्योरेंस ले, चाहे हेल्थ का इंश्योरेंस ले, तो उसको वहाँ पर उसमें उसको इंटरेस्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने इंश्योरेंस तो ले लिया, अब वहाँ पर उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना, उसका कोई ध्यान ही नहीं है कि हाँ उसने लिया हुआ है, तो ये चीज़ें नहीं रहना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन द सब दैट द सब्जेक्ट मैटर फॉर विच द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, है ना, जिस भी इंश्योरेंस की पॉलिसी में इंटर हुए, द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट प्रोवाइडेड सम फाइनेंशियल गेन टू द इंश्योर्ड, है ना। क्या बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट प्रोवाइड सम फाइनेंशियल गेन टू द इंश्योर्ड एंड ऑल्सो लीड टू अ फाइनेंशियल लॉस, और वो क्या करेगी, जो फाइनेंशियल लॉस जो हुआ है उसको वहाँ पर लीड करेगी। इफ़ देयर इज़ एनी डैमेज डिस्ट्रक्शन और लॉस, है ना, अगर वहाँ पर किसी किस्म का डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन और लॉस होता है, तो अब ऐसे में उसका इंटरेस्ट रहना इसमें ज़रूरी है ना। तो जब वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है तब भी उसको उसमें इंटरेस्ट रहना चाहिए, और जब लॉस उसको सफ़र हो रहा है तो भी वहाँ पर वो हाजिर रहना चाहिए, या उसमें उसका इंटरेस्ट दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि फायर इंश्योरेंस कराया हूँ मैं, आग लग रही है गोडाउन में और मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं बुझाने ही नहीं जा रहा हूँ या मैं केयर ही नहीं कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यही प्रिंसिपल ये समझाता है। एग्जाम्पल देखो, द ओनर ऑफ वेजिटेबल कार्ट हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कार्ट, है ना, जो कार्ट है उसमें उसका इंटरेस्ट है, वेजिटेबल कार्ट जो है, बिकॉज ही इज़ अर्निंग मनी फ्रॉम इट, क्योंकि वो उससे अर्निंग करता है ना, उस कार्ट की मदद से वो क्या है, इनकम जनरेट करता है। हाउएवर इफ़ ही सेल द कार्ट, अगर वो उस कार्ट को बेच देता है तो अब ही विल नो लॉन्गर हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन इट, अब वो अगर एक दफ़ा उसको बेच दिया तो अब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें नहीं रह गया, है ना। द क्लेम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, आगे देखो क्या बता रहे हैं, अगर वो कार्ड का बाद में कुछ भी हुए, वो कैसे भी लॉस सफ़र हुए, अब यहाँ पर इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, इसको किसी भी किस्म का क्लेम नहीं मिलेगा। द क्लेम ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, द इंश्योर्ड मस्ट बी द ओनर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। देखो क्या बोल रहे हैं कि ओनर जो है वो यहाँ पर ओनर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, है ना, जो भी जिस भी पॉलिसी का वहाँ पर उसने अगर फायर इंश्योरेंस कराया है तो उसको एक, जहाँ पर भी आग लग रही है, अगर उसने स्टॉक से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, तो वहाँ पर उसका ओनर उसको रहना ज़रूरी है ना। तो द इंश्योर्ड मस्ट बी द ओनर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर बोथ एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा था, जब वो पॉलिसी ले रहा था, उस वक्त भी उसको उस चीज़ का जिस जो जहाँ जो भी लॉस सफ़र हो रहा है उसका उसको ओनर रहना ज़रूरी है, एंड एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, और जब एक्सीडेंट हो रहा है उस वक्त भी, है ना। अ बिजनेसमैन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज हाउस, है ना, एक बिजनेसमैन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट रह सकता है किसमें, उसके हाउस में, हाउस इंश्योरेंस कराएगा, स्टॉक से रिलेटेड फायर इंश्योरेंस कराएगा, और भी जो दीगर इंश्योरेंस है वो वहाँ पर रह सकते हैं, है ना। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो पॉलिसी वहाँ पर ले सकता है। हिज ओन लाइफ, है ना, अपने खुद की लाइफ का इंश्योरेंस LIC कराएगा, एंड दैट ऑफ हिज वाइफ चिल्ड्रन, है ना, और उनकी फैमिली से रिलेटेड वहाँ पर वो इंश्योरेंस, और उसमें उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट रह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, है ना, ये हमको देखना रहेगा। इंडेमनिटी की अगर बात करूँ तो एक कंपेंसेशन और वही मुआवजे के सेंस में आएगा, है ना, तो उससे रिलेटेड भी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल तुमको ये बताएगा कि जितना तुमको लॉस सफ़र हुआ है ना, तो उतना ही तुमको वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है तुम्हारा क्लेम पास करेगी और कंपेंसेशन पास करेगी। अगर तुम ऐसा चाहते हो कि तुम इंश्योरेंस करवा लिए और वहाँ से तुम अगर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, झूठ या गलत बोल कर कि हाँ, अगर तुम्हारा लॉस यहाँ पर सफ़र कर रहे हो 50,000 को और तुम इंश्योरेंस कंपनी को बताओगे कि 1 लाख का जो है लॉस हुआ है हमको, तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं चलने वाली, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बताएं
कि दिस प्रिंसिपल सेज दैट इंश्योरेंस इज डन ओनली फॉर द कवरेज ऑफ द लॉस। इंश्योरेंस जो है वो लॉस को कवर करने के लिए किया जाएगा। हेंस इंश्योर्ड शुड नॉट मेक एनी प्रॉफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए इंश्योर्ड जो है शुड नॉट मेक एनी प्रॉफिट, वो किसी भी किस्म का यहाँ पे प्रॉफिट अगर अर्न करने की बात है तो वो नहीं कर सकता है ना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से। इन अदर वर्ड्स द इंश्योर्ड शुड बी compensated the amount equal to the actual loss and not the amount exceeding the loss, है ना। अब यहाँ पे वही बता रहे तुमको कि इंश्योर्ड जो है ना, एक इंडिविजुअल को उतना ही पैसा मिलेगा, उतना ही कंपेंसेटेड, उतना ही मुआवजा मिलेगा, द अमाउंट इक्वल टू द एक्चुअल लॉस, जितना कि उसको एक्चुअल में लॉस हुआ है, एंड नॉट द अमाउंट एक्सीडिंग द लॉस। अगर वो चाहता है कि लॉस जितना उससे ज़्यादा अगर वो अर्निंग कर हिसाब से अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो उसको वहाँ पर 1 रुपया भी ऊपर नहीं मिलने वाला। द पर्पज ऑफ द इंडेमनिटी प्रिंसिपल इज टू सेट बैक, है ना। देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो पर्पज़ है इंडेमनिटी का, ये मेन इसका जो प्रिंसिपल है या मेन इसका मकसद ये है कि इज़ टू सेट बैक द इंश्योर्ड एट द सेम फाइनेंशियल पोजीशन। लॉस होने के बाद भी एक इंश्योर्ड को वापस से खड़ा करना, है ना, वापस से उसी पहले ही जैसी हालत में या पहले ही जैसी फाइनेंशियल सपोर्ट करना उसको, ताकि वो वापस से वो खड़ा हो जाए, वापस से वो आगे के लिए रिकवर हो जाए, है ना। तो मेन यहाँ वो पर्पज़ रहेगा। तो सेम द फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वाज बिफोर द लॉस इनकर्ड, जैसा कि लॉस होने से पहले था वो, है ना। तो यहाँ पर मेन प्रिंसिपल इंडेमनिटी का वही है कि जो लॉस वो सफ़र किया अब उसकी हेल्प करके उसको कंपेंसेशन देकर वापस से उसको यहाँ पर तैयार कर दिया जाए आगे के बिजनेस करने के लिए, है ना, जो भी यहाँ पर जिस जैसा भी इंश्योरेंस उसने लिया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज ऑब्जर्व्ड स्ट्रिक्टली। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है इज ऑब्जर्व्ड स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाएगा फॉर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एंड नॉट, है ना, फॉर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस से रिलेटेड यहाँ पर बोल रहे हैं कि वहाँ पर तुम गलत नहीं बता सकते, जितना लॉस तुमको हुआ है उतना ही पैसा तुमको वापस जो है किया जाएगा। और वहाँ पर एक मेन जो बताया उसने कि वापस उसको बिजनेस के हिसाब से उसकी लाइन बैठाने के लिए, है ना, वहाँ पर ये जो मेन प्रिंसिपल रखा गया है ना। तो ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली, है ना, उनके जो इंस्पेक्टर है, इंश्योरेंस इंस्पेक्टर आएंगे, स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करेंगे और उतना ही क्लेम वहाँ पर पास करेंगे। नॉट एप्लीकेबल फॉर द लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के लिए ये प्रिंसिपल नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम अपने लाइफ की वैल्यू नहीं निकाल सकते ना। हम यहाँ पर लाइफ की क्या वैल्यू निकालेंगे जो लॉस हुआ है। जैसे अगर कोई गुड्स का लॉस होता है, माल जल जाता है, तो हम बता सकते हैं या प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लेकिन लाइफ के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट रहने वाला है, देखो एग्जाम्पल देख लो। रिनोवेशन टू अ हाउस डैमेज बाय फायर, है ना। रिनोवेशन इज डन, देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ओनली टू द पार्ट्स ऑफ द हाउस, है ना। रिनोवेशन इज डन ओनली टू द पार्ट्स ऑफ द हाउस विच आर अफेक्टेड बाय फायर। तो वहाँ पर आपको उतना ही, जितना आपने वहाँ पर रिनोवेट कराया था, जितना भी जो डैमेज हुआ है उसका ही वहाँ पर जो है मुआवजा तुमको मिलने वाला है ना। पूरे घर का नहीं मिलेगा। जो जो चीज़ें वहाँ पर नुकसान हुआ है आग लगने से जली है, तो उतना वहाँ पर कंपेंसेशन पास होएगा। अब नेक्स्ट देखो, द ओनर ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग इंटर्स एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू रिकवर द कॉस्ट फॉर एनी लॉस और डैमेज इन फ्यूचर, है ना। आगे के होने वाले जो लॉस और डैमेज को लेकर वो एक जो ओनर है वो पूरी कमर्शियल बिल्डिंग का यहाँ पर इंश्योरेंस करवाता है। इफ़ द बिल्डिंग सस्टेन स्ट्रक्चरल डैमेजेस फ्रॉम फायर, है ना, अगर उसको यहाँ पर फायर की वजह से, आग लगने की वजह से अगर बिल्डिंग डैमेज होती है, देन द इंश्योरर विल indemnify the owner for the cost to repair the building by way of reimbursing the owner for the exact amount spent on repair or by reconstructing the damaged areas using इट्स ओन ऑथोराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले तो बताया कि एक ओनर ने यहाँ पर अगर पूरी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया हुआ है ना, कमर्शियल बिल्डिंग इंटर्स एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू रिकवर द कॉस्ट फॉर एनी लॉस और डैमेज, अगर किसी भी किस्म का लॉस होता है और डैमेज उसको करने के लिए। इफ़ द बिल्डिंग सस्टेन स्ट्रक्चरल डैमेज, है ना, अगर यहाँ पर क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल डैमेज अगर कुछ हो जाता है ना, फ्रॉम फायर की वजह से, देन द इंश्योरर विल इंडेमनीफाई द ओनर। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इंश्योरर जो रहेगा, है ना, विल इंडेमनीफाई द ओनर, है ना, वो उतना ही उसका मुआवजा जो है वो पास करेगा, है ना, ओनर फॉर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर, जितना कि उसको रिपेयर करना रहेगा, है ना, जितना कि वहाँ पर रिपेयर के लिए लगने वाला है उतना ही वहाँ पर उसको कंपेंसेशन पास करेगा। आगे देखो क्या बोला है कि बाय वे रिम्बर्सिंग, है ना, उतना ही अमाउंट उसको रीपे किया जाएगा। रिम्बर्सिंग बोला है, उतना ही अमाउंट उसको रीपे किया जाएगा डोनर फॉर द एग्जैक्ट अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर, जितना कि एग्जैक्ट अमाउंट रिपेयर में लगा है,
और बाय कंस्ट्रक्टिंग द डैमेज एरियाज़, है ना, और जो डैमेज्ड एरियाज़ है उसको वहाँ पर सही करने के लिए लगाए। और उसके लिए वो क्या कर सकता है कि ओन अथोराइज्ड कॉन्ट्रैक्टर, और उसके लिए वो क्या कर सकता है कि रिकंस्ट्रक्टिंग द डैमेज एरियाज़ यूजिंग इट्स ओन अथोराइज्ड कॉन्ट्रैक्टर, उसके अपने जो अथोराइज्ड कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे उनको वहाँ पर लगवा भी सकते हैं। नेक्स्ट देखना रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन जो है वो रिलेटेड यहाँ पर रहने वाला है किसी जो थर्ड पार्टी को या दूसरे शख्स को यहाँ पर जो है उससे जो है जो अमाउंट है वो यहाँ पर कलेक्ट किया जाए, है ना। देखो यहाँ पर बताया गया कि सब्रोगेशन मीन्स वन पार्टी स्टैंड इन फॉर अनदर, एक पार्टी जो है वो दूसरे पार्टी के लिए यहाँ पर स्टैंड रहे, है ना। इसकी एग्जांपल तुम देखोगे तो बहुत अच्छी समझ में आएगा। एज पर दिस प्रिंसिपल, है ना, ये प्रिंसिपल के मुताबिक वो बता रहे हैं कि आफ्टर द इंश्योर्ड, है ना, द इंडिविजुअल हैज़ बीन कंपेंसेटेड फॉर द इनकर्ड लॉस टू हिम, है ना। यहाँ पर अगर एक इंडिविजुअल को लॉस अगर वो इनकर्ड करता है टू हिम ऑन द सब्जेक्ट मैटर दैट वाज इंश्योर्ड, है ना, द राइट्स ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना। अब जो राइट्स हैं ओनरशिप के प्रॉपर्टी से रिलेटेड गोज टू द इंश्योरर, है ना। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि जो है राइट्स जो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास ले लेगी। तो ये बताना क्या चाहता है कि द इंडिविजुअल हैज़ बीन कंपेंसेटेड, जो इंडिविजुअल है उसको वहाँ पर मुआवजा मिलेगा फॉर द इनकर्ड लॉस, जो भी लॉस है उससे उसके अगेंस्ट में, टू हिम ऑन सब्जेक्ट मैटर, जो भी पॉलिसी उसने वहाँ पर लिया उसके अगेंस्ट में, है ना। द राइट्स ऑफ द ओनरशिप, ओनरशिप के जो राइट हैं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड गोज टू द इंश्योरर, और वो इंश्योरेंस कंपनी जो सारे पेपर्स वगैरह अपने पास ले लेगी। देखो सब्रोगेशन गिव्स द राइट टू द इंश्योरेंस कंपनी, सब्रोगेशन जो है वो राइट देता है इंश्योरेंस कंपनी को टू क्लेम द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम थर्ड पार्टी, कि वो लॉस का जो अमाउंट है, जो भी लॉस वगैरह वहाँ पर हुआ है वो थर्ड पार्टी को वहाँ पर क्लेम कर सके, है ना। तो इफ़ मिस्टर ए गेट्स इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, अगर ए जो है रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड हो जाता है ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग, है ना, लापरवाही से अगर वो वहाँ पर ड्राइविंग कर रहा था उस वजह से, ऑफ अ थर्ड पार्टी, है ना। रेकलेस ड्राइविंग कौन कर रहा था, जो थर्ड पार्टी एक तीसरा शख्स जो है या एक शख्स जो है उसकी वजह से इंजर्ड हुआ है। तो अब ए जो ने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो द कंपनी विथ विच मिस्टर ए टुक द एक्सीडेंटियल इंश्योरेंस, है ना, जहाँ से ए ने एक्सीडेंटियल इंश्योरेंस करवाया हुआ है, विल कंपेंसेट द लॉस ऑकर्ड टू मिस्टर ए, तो अब वो क्या करेगी, मुआवजा तो देगी उसको, कंपेंसेशन देगी ए को, और क्या करेगी ऑल्सो शिव शिव द थर्ड पार्टी, और वो तीसरी पार्टी जो है, जो थर्ड पार्टी जिसकी वजह से, जिसकी रेकलेस ड्राइविंग की वजह से यहाँ ये इंजर्ड हुआ था, अब वो क्या करेगी, उसके ऊपर मुकदमा कर देगी, है ना। सीव दिया हुआ है यहाँ पर, ये मुकदमा कर देगी टू रिकवर द मनी पेड एज क्लेम, और उससे फिर जो भी वहाँ पर मनी पे की गई है क्लेम के तौर पर वो थर्ड पार्टी से लेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन यही बताएगा कि जो जो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से लॉस हुआ है, अब वहाँ पर उससे जो है वो उससे जो भरपाई की जाए। अब देखो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, है ना। ये क्या बताता है कि कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल अप्लाइज व्हेन द इंश्योर्ड टेक्स मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर इंश्योर्ड ने एक से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखा है तो वहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन का पार्ट रहेगा। अगर वो ये चाहता है कि कुछ इंश्योरेंस करके या अपनी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह का इंश्योर्ड करवा कर उनको अगर प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो ऐसा वो नहीं कर सकता। इट स्टेट दैट द सेम थिंग एज इन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, है ना, जैसा कि इंडेमनिटी में बताया गया किसी भी किस्म का प्रॉफिट वगैरह यहाँ वो अर्न नहीं कर सकता इंश्योरेंस करवाने के बाद। जितना भी लॉस हुआ है ये प्रिंसिपल ये बताएगा कि अगर 1 लाख रुपये का लॉस हुआ है और अगर उसने क्या किया है यहाँ पर दो अलग अलग कंपनियों से इंश्योरेंस लेकर रखा है, एक ही सब्जेक्ट मैटर का फायर इंश्योरेंस दो अलग अलग लोगों से करवा कर रखा है, और अब वो चाहता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी उसको 1 लाख की हेल्प करे और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी भी 1 लाख का क्लेम पास करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं रहेगा। अब वो क्या रहेगा, वो 1 लाख का अमाउंट इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा और उसको 50,000 रुपये से वहाँ पर क्लेम पास किया जाएगा। द इंश्योर्ड कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट बाय क्लेमिंग द लॉस ऑफ वन सब्जेक्ट मैटर, है ना। इंश्योर्ड जो है वहाँ पर कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता किस तरीके से, बाय क्लेमिंग द लॉस ऑफ वन सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम डिफरेंट पॉलिसीज़ और डिफरेंट कंपनी, अगर वो डिफरेंट पॉलिसी ले ले या डिफरेंट कंपनी में इंश्योरेंस करवा ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है देखो एग्जांपल, अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹5 लाख इज एंड, जैसा कि मैं बताया वही रहेगा यहाँ पर कि ए प्रॉपर्टी वर्थ 5 lakhs इन इंश्योर्ड विथ कंपनी ए फॉर 3 lakhs एंड विथ कंपनी बी, है ना।
1 लाख, अगर एक ही प्रॉपर्टी है 5 लाख की और अलग है दो दो जगह अगर तुम वहाँ पर कर ले रहे हो इंश्योरेंस, अगर तुम उसका करवा ले रहे हो और तुम चाह रहे हो कि तुमको यहाँ पर उस हिसाब से क्लेम पास हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं रहेगा। अब उनको क्या किया जाएगा, दोनों पार्टियों में वहाँ पर डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे 5 लाख रुपया अगर तुमने 2 3 जितना भी वहाँ पर जो और जो हिसाब से पॉलिसी, जैसे एक से अगर तुमने 3 लाख की लिए, दूसरे से अगर 1 लाख की लिए, तो उस अमाउंट को उनमें उनके रेशो में बांट कर वो तुमको फिर वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, है ना। दिस प्रिंसिपल सेज दैट द एज एन ओनर it is obligatory on the part of the insurer to take necessary step to minimize the loss to the insured property। देखो ये प्रिंसिपल क्या बता रहे हैं, एज एन ओनर इट इज़ ऑब्लिगेटरी, है ना। यहाँ पर क्या है, ऑन द पार्ट ऑफ इंश्योर, इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टू टेक नेसेसरी स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, कि वो पूरी कोशिश करें यहाँ पर नेसेसरी स्टेप ने यहाँ पर, है ना, कि वो इंश्योर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसके लॉस को मिनिमाइज करे। द प्रिंसिपल डज नॉट अलाउ द ओनर टू बी इररिस्पॉन्सिबल और नेग्लिगेट जस्ट बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड, है ना। अब देखो दिस प्रिंसिपल डज नॉट अलाउ, ये प्रिंसिपल डज अलाउ नहीं करता कि ओनर टू बी इररिस्पॉन्सिबल और निग्लिजेंट जस्ट बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड। जो भी इतने वहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो अब उसका भी यहाँ पर काम रहेगा कि वो कैसे लॉस को मिनिमाइज़ करे, उसका केयर करे। जैसे अगर आग लगी है तो वहाँ पर वो उसको बुझाने के लिए फौरी कोशिश करे, ये चीज़ें वहाँ पर रहने वाली है। इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट इन यूर फैक्ट्री, है ना, देखो एग्जाम्पल वही बता रहे हैं कि अगर तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग जाए, यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबल स्टेप, रीजनेबल स्टेप टू पुट आउट द फायर, है ना। अब यहाँ पर तुमको क्या है, एक रीज़नेबल स्टेप लेना पड़ेगा पुट आउट द फायर, उसको बुझाने के लिए। यू कैन नॉट जस्ट स्टैंड बैक, है ना, तुम सिर्फ पीछे खड़े नहीं रह सकते, या हाथ पे हाथ बांधे खड़े नहीं रह सकते। तुमको यहाँ पर कोशिश करना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर केयर करो और आग को बुझाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि तुमने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है तो अब तुम कुछ केयर ही नहीं कर रहे हो, है ना। एंड अलाउ द फायर टू, you cannot just stand back and allow the fire to burn down the factory because you know that the insurance company will compensate for it। ये वही तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको हाथ पे हाथ बांधे खड़े नहीं रहना है कि हाँ मैंने तो इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, अब आग लगने दो, जो भी यहाँ पर लॉस सफ़र होगा इंश्योरेंस कंपनी खुद हेल्प करेगी या उतना क्लेम पास करेगी। तो ये चीज़ें नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी तरफ से भी वहाँ पर फुल पूरा सपोर्ट रहना चाहिए, तुमको भी यहाँ पर केयर करना पड़ेगा। तो यही तुमको बता रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लॉज मिनिमाइजेशन। ठीक है, थैंक यू।